नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आप इस वक्त देख रहे हैं महापंचायत। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक माहौल को सुधारने के लिए, सामान्य बनाने के लिए राजनीतिक पहल होती है, तो क्यों पाकिस्तान की कुछ न कोई शक्तियां, कुछ न कोई ताकत ऐसी निकल कर आती है कि आतंकवादी घटना के जरिए वो इस माहौल को खराब कर दे और बातचीत को सफल नहीं होने दे। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे। उनकी उस यात्रा से यह अनुमान किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका जमकर स्वागत किया। उम्मीद बनी कि अब जो ये अनऑफिशियल यात्रा है वो एक नई पहल की तरह सामने आएगा, लेकिन पठानकोट में हमला हो गया। एयरबेस में घुसकर कोशिश की गई कि वहां किसी तरह से गड़बड़ी की जाए। हालांकि उनको ज्यादा सफलता आतंकवादियों को नहीं मिली, पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आतंकवादी चाहते क्या हैं। पाकिस्तान में जो सत्ता है उसका समर्थन कितना मिला हुआ है उसको, और उसके साथ साथ क्या आईएसआई और पाकिस्तानी सेना और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बीच में एक दरार है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी हैं और आज दर्शक भी शामिल हैं जो हर पहलू की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि पठानकोट में आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। सुबह करीब 3 बजे पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला हुआ। सेना की वर्दी में 5 आतंकी एयरफोर्स बेस के भीतर घुसे, मशीन गन और ग्रेनेड से हमला किया। सेना ने फौरन जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। 7 बजे तक गोलीबारी लगातार चलती रही। इस बीच 2 आतंकी मारे गए ऐसी खबर आई। 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी भी मिली। फिर गोलियों की आवाज मध्यम हुई, लेकिन रुक रुक कर फायरिंग होती रही। करीब आधे घंटे बाद 7 बजे के आसपास एक बार फिर आतंकवादियों ने हमला तेज कर दिया, लेकिन तब तक सेना ने अपनी योजना बना ली थी। आतंकियों को एक ही इलाके में रोक दिया गया था। उधर दिल्ली में सुरक्षा अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। पुलिस, कमांडोज और एनआईए को भी पठानकोट ऑपरेशन से जोड़ दिया गया। 9 बजते ही एनआईए की टीम पठानकोट के लिए रवाना हो गई। इधर एक सिविलियन को गोली लगने की भी खबर आई। एयरफोर्स के 6 जवानों के जख्मी होने की बात भी मालूम पड़ी। हम इस वक्त पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के बाहर हैं, जहां पर सुबह 3 बजे से तड़के से एनकाउंटर चल रहा था आतंकवादियों और सेना के बीच। और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4 आतंकवादियों को मार गिराया है सेना और एयरफोर्स के कमांडोज ने। 9:15 बजे तक 4 आतंकी ढेर हो गए। 3 जवान शहीद हुए। ऐसा लगा कि मुठभेड़ खत्म हो गई, लेकिन जवानों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। करीब 2 घंटे बाद एक बार फिर गोलियां चलने लगी। जल्द ही फायरिंग और तेज हो गई। एयरबेस के भीतर विस्फोट की 2 तेज आवाजें भी सुनाई दी। फिर खबर आई कि 5वां आतंकी मारा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान पर शक गया। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया कि आतंकियों के तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान के बहावलपुर में 31 दिसंबर की रात से आए थे। आतंकियों के मोबाइल लोकेशन से यह शक भी हुआ है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने 31 दिसंबर को गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया था और उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। दीपक खजूरिया, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पठानकोट। ये बात बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों से भी चूक हुई, क्योंकि जब गुरदासपुर के
एसपी को अगवा किया गया, उनके फ़ोन को छीन लिया गया, उनकी गाड़ी को छीन ली गई, तो कहीं ना कहीं से हमें ये एहसास होना चाहिए था कि कोई कार्रवाई होने जा रही है। वो हुई नहीं। आज की पंचायत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान की सेना और आईएसआई राजनीति पर, वहाँ की राजनीतिक सत्ता पर, सरकार पर हावी है और सेना और आईएसआई किसी भी तरह से उनकी इच्छा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधरे। इस पंचायत में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान अहमद खान, अशोक सज्जनहार जी कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और बीजेपी उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता अनिला सिंह। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग भी शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल अशोक जी, ये जिस तरह की स्थिति सामने दिखाई देती है कि एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां प्यार का संदेश लेकर लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ के परिवार में एक शादी थी, वहां गए, पहले से आयोजित नहीं थी यात्रा, फिर भी वहां जाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत दोस्ती चाहता है। और आज एक हफ्ते के बाद जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक दृष्टि से और राजनयिक दृष्टि से आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस प्रकार देखता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो वहां गए, उनका जो जब वो सत्ता में आए थे पिछले साल, तो उनका जो सबसे पहला कार्यक्रम था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमको अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। और मैं बताऊंगा 26 मई को जब उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, उन्होंने सब सार्क देशों के लीडर्स को बुलाया, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, और भी जैसे भी उनके पिछले 1-1.5 साल में जो भी वार्ता हुई है, बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उन्होंने यही प्रयास किया है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सुधरने चाहिए, और वही चीज पाकिस्तान के साथ लेकिन भी अभी है। जो दिखाई दे रहा है जी, संबंध सुधारने की कोशिश हम करते हैं जी, और उधर से एक हमला हो जाता है। जी, वहां पर हमें देखना चाहिए जो पाकिस्तान का जो केस मामला है, उसमें 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो वहां पर जो जमहूरियत सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ, जिनके साथ हमारी वार्तालाप, जिनके साथ हमारी बातचीत हो सकती है। दूसरा है वहां पर की फौज, आर्मी, वहां की आईएसआई, खुफिया एजेंसी। अब उनके अपने मंसूबे हैं, जो भारत के साथ रिश्ते हैं ज्यादातर वो उनके कंट्रोल में रहते हैं। तीसरा चीज जो हमको देखना है, जो वहां पर बहुत से आतंकी गुट भी हैं, जिनको वो कहते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हाफिज सईद हो, जैश मोहम्मद हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब एक तरह से अनियंत्रित हो गए हैं या स्वतंत्र हो गए हैं? जी। जरा एक बार प्रदीप जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने अचानक लाहौर पहुंच करके जो संदेश देने की कोशिश की थी और जो पहल करने की कोशिश की थी, वो असफल है? देखिए शैलेश जी, आप अगर पिछले 65-66 सालों का इतिहास देखें भारत पाकिस्तान के रिश्तों का, तो हर बार यही हुआ। सरकार कोई रही हो, प्रधानमंत्री कोई रहा हो, सबने कोशिश की है कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर हों, लेकिन उस तरफ से जो जवाब मिलता है वो आज हम देख रहे हैं। तो अभी तो क्या आप करें? हम कोशिश करते रहें और वो देखिए, हमें मारते रहें? दो चीजें हैं। एक तो हमको ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से आए हैं। जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में है, उधर से आ रहे हैं। वहाँ सत्ता में कौन है? नवाज शरीफ के भाई सत्ता में है। बिना सेना के या पाक रेंजर्स की मदद के वो भारत में घुसपैठ नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये कितनी बार उसने इस तरह का बयान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने इसके खिलाफ सबूत दिए हैं बाकायदा कि किस तरह से पाकिस्तान लेकिन आप देखिए, तो बातचीत होती है, उसका नतीजा कहीं से भी निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। अनिला जी, जब हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से जब कभी कोशिश होती है, तब कोई ना कोई बड़ा कांड हो जाता है। अब आप वाजपेयी जी की जो सरकार थी 99 में, उसको देखें तो वाजपेयी जी बस लेकर लाहौर गए, इसी लाहौर में जहां मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। इधर से वाजपेयी जी लाहौर गए और उस वक्त पाकिस्तान की सेना जो है वो करगिल में आ गई।
एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के भी मध्यस्थता में आने के बाद पाकिस्तान की सेना जो है वो पीछे हटी। तो क्या ये जो ये लगता है कि कहीं ना कहीं से वो बीजेपी के साथ, जब कभी बीजेपी पहल करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ असहमति और असहमत लोग जो हैं और भी सक्रिय हो जाते हैं। देखिए शैलेश जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो आतंकवाद है हम शायद किसी एक राजनीतिक दल से तो नहीं इसको जोड़ पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत रही है जब से ये हमारे देश से अलग हुआ है, बारंबार इसने हमारे देश के ऊपर हमले किए हैं। पर जैसा अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तब इस प्रकार की गतिविधियां थोड़ी सी और तीव्र हो जाती हैं। शायद इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कहते हैं ना, वो जब भी आती है तो एक मैसेज जाता है कि बिल्कुल अपने देश के लिए मर मिटने वाली पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार का अभी इन्होंने कदम उठाया और पाकिस्तान गए, लाहौर गए, ये उठाने के लिए भी, करने के लिए भी आदमी को जिगर चाहिए। कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान में राजनीतिक शक्ति है, यानी वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी दबाव में हैं और कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि जैसे कि सेना और आईएसआई उनके नियंत्रण में नहीं है और उनकी बातों को मानने के लिए वो मजबूर हैं। दर्शक भी हमारे साथ इस महापंचायत में शामिल हैं और अपनी राय भी रखना चाहते हैं और सवाल भी पूछना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप पूछें सवाल। जिस तरह से आज सुबह पठानकोट में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में हमारे घर में घुस के ये लोग इस तरह के हमले कर देते हैं। हमारी देश में, हमारे घर में आके हमारी एयरबेस में हमला, हमारे जवानों को शहीद करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये जो हमारी जो बॉर्डर है वहां से वो कैसे क्रॉस होते हैं, क्यों नहीं उनको वहीं पे रोक दिया जाता, क्यों नहीं उनको वहीं पे ठिकाने लगा दिया जाता, कैसे वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैर रखने की हिम्मत भी कर सकते हैं। और कब तक हम लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे, जबकि इनकी औकात, इनकी फितरत सबको पता है। इनकी औकात और इनकी फितरत सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद वो कार्रवाई करते रहते हैं। हम एक तरह से देखें तो जब कांग्रेस की सरकार थी 10 वर्षों तक, तब भी उन्होंने कई बड़े हमले किए और इनमें से एक हमला मुंबई पर है जिसको कि हम कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह से पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए आतंकवादी आए 2 होटलों पर और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हमला किया, वो एक तरह से युद्ध की तरह था। कांग्रेस बार बार अब आलोचना कर रही है, जो नई स्थितियां बन रही है उसको लेकर। शैलेश जी, मैं इनके जवाब, इनका प्रश्न इन्होंने किया कि क्यों आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में बारंबार। मैं छोटा सा जवाब दे दूं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स देखें या उधर नॉर्थ ईस्ट की साइड भी अगर हम देखते हैं, ईस्टर्न साइड भी देखते हैं, तो ये बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं। जबकि मनमोहन सिंह साहब ने भी बहुत प्रयास किया, पूरा फेंसिंग किया है। अब भी ये सब सारी कोशिशें रहती हैं सरकारों द्वारा, हमारी सेना द्वारा, परंतु ये बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब मौका शायद इनको लगता है तो ये घुस जाते हैं। पर मैं तारीफ करूंगी अपनी फौज की, अपने सिपाहियों की। जैसे आज भी जो आतंकवाद का हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकता था, उसको उन्होंने बहुत समय रहते हुए उसको दबा दिया, दबाने की कोशिश की। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आता है कि कम से कम इस बार जो घटना हुई है उसमें कहीं हमारे सरकार की भी लापरवाही है। सबसे पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह से एक आईपीएस के अपहरण के बाद, उसका फोन छीन लिए जाने के बाद, उसकी गाड़ी को पकड़ लिए जाने के बाद भी हमारी एजेंसी जो है वो एक्टिव नहीं हुई, हमारी सरकार एक्टिव नहीं हुई। और अगर हम कोशिश करते तो शायद इस घटना को टाल सकते थे। देखिए एक रिपोर्ट। शनिवार तड़के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। बड़े नुकसान से पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पा लिया, लेकिन जल्द ही सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल यह भी उठने लगा कि क्या
पठानकोट में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दाखिल हुए थे। दरअसल शुक्रवार को तड़के गुरदासपुर के एसपी को अगवा कर उनकी गाड़ी पठानकोट में कुछ हथियारबंद लोगों ने लूट ली। लुटेरे सेना की वर्दी में थे। तभी से यह कयास लगाया गया था कि एसपी की कार लूट की कहानी कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। गुरुवार की रात को हुआ और ये हमला कल रात को शुरू हुआ, तो कम से कम 24 घंटे से ज्यादा का समय था। इसमें भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ये बिल्कुल आशंका थी कि कहीं न कहीं हमला होगा। इसमें जरूर चूक हुई है। जिसकी भी चूक हो वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता किया जाए। शनिवार को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में भी आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। हालांकि एसपी के साथ हुई घटना के बाद से ही पुलिस पूरी सरगर्मी से उन वर्दीधारी हथियारबंद लोगों की तलाश में जुट गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली और करीब 24 घंटों बाद पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हो गया। वही सवाल फिर से उठता है कि क्या सुरक्षा बलों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया? क्या अगर एजेंसियां समय से हरकत में आ जाती तो आतंकियों को वारदात से पहले ही पकड़ा जा सकता था? और क्या एसपी के साथ हुई घटना के बाद एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा और चाक चौबंद की गई थी? दीपक खजूरिया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पठानकोट। पठानकोट का जो हमला है वो एक तरह से संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज है उनकी तरफ से चूक हुई। एसपी को उनका अपहरण करने वाले जो थे वो भी सेना की वर्दी में थे। उनका फ़ोन ले गए, फ़ोन से वो पाकिस्तान से बात करते रहे और जब उस फ़ोन पर पाकिस्तान से बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया तब जाकर समझ में आया भारतीय एजेंसियों को कि ये आतंकवादी थे। 5 ही लोग एयरबेस पे घुसे हैं। 5 लोग ही अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से एसपी के अपहरण में शामिल थे। क्या भारतीय एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और चौकस नहीं हो सकती है? खान साहब, क्या लगता है आपको, कहीं कोई चूक हुई है क्या? देखिए शैलेश जी, मैं 2 बातें कहूँगा। पहले तो नरेंद्र मोदी जी लाहौर गए 10 दिन पहले, सडनली गए। कोई ऐसा पहले से एजेंडा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत क्या होगी? जब 2 फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन 2 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स बात करते हैं तो एक एजेंडा तय होता है। और ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिससे हमारे बिल्कुल अच्छे रिश्ते नहीं हैं, काफ़ी सालों से ना रहे हैं, उससे पहले आप जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करेंगे तो एक एजेंडा तय होगा कि इन बातों पे बात होगी। जब हम सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो एक पंचलाइन थी बीजेपी की, जो सब कहते थे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और सदन के बाहर भी, कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, कि जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे हम बातचीत नहीं आपको करना चाहिए, कांग्रेस सरकार को। और हमें करने भी नहीं दी बातचीत करने भी नहीं दी गई। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शॉल डिप्लोमेसी, बिरयानी डिप्लोमेसी, काबुल से नई दिल्ली आना था, लाहौर में प्लेन लैंड कर गया, एकदम सडनली शादी में भी पहुंच गए, घरेलू संबंध बन गए, मोहब्बत हो गई, पता नहीं ऐसी क्या बदलाव आ गया। यही काम अगर मनमोहन सिंह जी करते तो एंटी नेशनल हो जाते, मुझे लगता है, या कांग्रेस का कोई आदमी करता तो एंटी नेशनल हमें लेबल दे दिया जाता। लेकिन ये बात ये मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। बात ये महत्वपूर्ण है कि बात मैं अगर कह लूं, मैं इसके बाद आता हूं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी जो कहती रही कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता, और आज बीजेपी के सामने भी यही मजबूरी दिखाई देती है। हमारे साथ बीजेपी के महासचिव तरुण चुग जी जुड़े हुए हैं। तरुण जी, ये जो आरोप है कि जो बात आप कांग्रेस की सरकार के दौरान कहते थे कि आतंकवाद खत्म नहीं हो तब तक बातचीत मत करो, अब मोदी जी खुद इस तरह की पहल कर रहे हैं कि बातचीत तो जारी रहे। क्या ये आपकी जो पॉलिसी है उसमें पूरी तरह एक बात बड़ी बदलाव स्पष्ट है? जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है और आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में आतंकवादियों के हमलों का कड़ा मुकाबला किया जाएगा और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जहां बात आपने वहां जाने की है, ऐसा है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में कैंपेन कर रहे थे तो यही नेता और यही पार्टियां कहती थी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के आसपास के सभी देश और पूरे विश्व के मुस्लिम देश भारत से अपने संबंध तोड़ देंगे। और आज मोदी जी ने अपनी कुशलता के साथ पूरे विश्व में और खासतौर पर जो मुस्लिम देश हैं
उनके साथ अपने संबंध बनाए हैं और भारत के संबंध जहां पहले कमजोर थे उनको मजबूत किया है। आज वही लोग, लेकिन आज जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है तरुण जी, निवेदन है, अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि एक सप्ताह पहले मोदी जी गए लाहौर, अपनी तरफ से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम दोस्ती चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, और उसके बदले में मिला क्या? पठानकोट में हमारे एयरबेस पर हमला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उनके वहां जाने के पीछे उन्होंने वो उस दिन एक दिन में रूस से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर उन्होंने संसद का एक हॉल का शिलान्यास किया। और वहां पाकिस्तान जाने के पीछे भी उनका जो मकसद था वो यही था कि भारत के उनके साथ मैत्रिक संबंध बने। लेकिन एक बात उन्होंने हर बात में स्पष्ट की, हमारे यहाँ कहीं भी हम आतंकियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी भी तरह के भारत पर होने वाले हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बात भी साथ में स्पष्ट की। कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्या आपको लगता है खान साहब की ये बहुत कड़ा जवाब दिया जा रहा है, शैलेश जी? या बीजेपी खुद सॉफ्ट हो गई है? मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा। तरुण जी कह रहे हैं कि कहते थे कि मुस्लिम मुल्क इनके खिलाफ हो जाएंगे, भारत के खिलाफ हो जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम क्यों बात करने लगते हैं बीजेपी? इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, देश में भी इसी की राजनीति करते हैं। दूसरी बात ये पूरा स्केड्यूल बता रहे थे, प्रधानमंत्री अफगानिस्तान गए और फिर रशिया से काबुल गए और काबुल से लाहौर आए। हम जानते हैं कि वो बहुत मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उन्होंने इसका मुजाहरा किया है 1.5 साल में। देश से ज़्यादा वो विदेशों में रहे हैं, हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। पार्लियामेंट में उनकी एब्सेंस रही है, लेकिन विदेशों में उनकी बहुत प्रेजेंस रही है। एक बात जो शैलेश जी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अनिला जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अटैक हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक है कि हमारे 3 फौजी मारे गए। अभी तक किसी ने इस पे अफसोस नहीं किया। हमारे 3 जवान मारे गए। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा था कि हमारे बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, हमारे जवानों को और सिविलियंस को मार देते हैं। कंटिन्यूअसली पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सरकार का फेलियर है इस अटैक में। रीजन बीइंग कि 2 दिन पहले जब वो आतंकवादी अंदर आए हैं तो टिप ऑफ था कि 5-6 आतंकवादी देश के अंदर एंटर कर गए और एसपी की गाड़ी छीन ली गई। वो 24 घंटे उस गाड़ी से घूमते रहे, वही गाड़ी लेके एयरबेस पे पहुंच गए। कितना बड़ा फेलियर है, इसे कोई नहीं कहता, इसे कहिए कि बहुत बड़ा फेलियर है ये। मैं समझता हूं तरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। तरुण जी, सीधा आरोप है कि ये सरकार का फेलियर है, सरकार अपना काम करने में असफल रही है। नहीं, मैं माफी चाहता हूं खान साहब, आप उन वीर सैनिकों की वीर गति का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े आतंकवादी हमले को रोका। सबसे पहले तो मैं आप देखिए, उन्होंने बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कि हमारे 3 फौजी मर गए। आपने तो अफसोस भी वहां पर एसजीपीसी पहुंची थी, वहां सुरक्षा बल पहुंचे थे, उन्होंने कठोरता के साथ उनका मुकाबला किया। सरकार अलर्ट थी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी, और आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। सर एक बात समझ नहीं आती तरुण जी हमें, ये अब बीजेपी की जब से सरकार आई है तब से मुंह तोड़ जवाब होने लगा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 60 साल में हमेशा सबने हथियार डाल दिए और क्या हमारे गोलियां मार दो। अब जब से भाजपा की सरकार आई है सर 1.5 साल से मुंह तोड़ जवाब, बी फिटिंग रिप्लाई, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस तरह की बयानबाजी और एक परसेप्शन मीडिया में बना देते हैं देश के सामने। जो पिछली सरकारें रही थी तब तो हथियार डाल देते थे, कहते थे हमारे गोलियां मार दो, हमें उठा के ले जाओ यहाँ से। ये कौन सी बात? अरे भाई साहब, फ्रांस के अंदर 4 आदमी आते हैं, पूरा फ्रांस हिला देते हैं। हमने यहाँ पर उनको रोका है, एयरबेस के बाहर रोका है। क्यों अपना फ्रांस से कंपैरिजन कर रहे हैं? आप इंडिया पाकिस्तान के आज के हमले की बात करिए। सिपाहियों से लड़ना नहीं चाहते थे, वो बहुत ये कहिए कि सेना वही रहती है, सेना हमेशा ऐसे ही मुकाबला करती है। भाजपा की सरकार आने से सेना के अंदर कोई ज्यादा बहादुरी नहीं आ गई है, सेना हमेशा से बहादुर थी। आप सेना का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बिल्कुल 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 बहादुरी आई है। 1.5 साल से सेना बहादुर हो गई, वो मुकाबला कर रही है। 60 साल से भारत की सेना ने इतनी जंग लड़ ली है, पाकिस्तान से 3 जंग। आपको लगता है सेना ने कुछ करा ही नहीं? हमने इंतजार नहीं किया, हमले का इंतजार नहीं किया, हमने हमले की तैयारी की है। अरे सर इतनी बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के वाकयात हो गए 1.5 साल में, आपको वो नहीं दिख रहा है? उनका हमला 56 इंच की छाती कहते थे नरेंद्र मोदी जी, वो 56 इंच की छाती के बाद भी इतने हमले हो गए। गुरदासपुर में हुआ, पठानकोट में हुआ, और लगातार हो रहे हैं। जिन्हें कितने सिविलियंस मर गए, कितने फौजी मर गए, आप उसका रिकॉर्ड। तरुण जी और खान साहब, मैं आपको रोकूंगा। हमारे बीच इस पंचायत में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने खुद सीमा पर
इस तरह की लड़ाइयां लड़ी हैं और देखी हैं, और वो हैं ब्रिगेडियर अमृत कपूर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, राजनीति के लोग तो जब भी मिलते हैं ये वाक युद्ध होता है, शब्दों की लड़ाई होती है, शब्दों के वान चलते हैं। आपने तो सीमा पर लड़ाइयां देखी हैं। क्या सूरत आपको लगता है, क्या रास्ता आपको लगता है कि किस तरह से हम इस सारे मसले से निकल पाएंगे? देखिए, पहली चीज़, इन्होंने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को ब्लेम गेम करती रहती हैं कि उन्होंने ये किया, हमने ये किया। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि इनसे पार्टी लाइन से हट के जहाँ देश के हित में आती है चीज़ें, तो उस समय एक जॉइंट फ्रंट करना चाहिए। और ये नहीं कि किसी एक, जैसे इन्होंने बड़ा सही बताया कि जो फ़ौज की क्षमता है वो उतनी रहती है चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। हमारी एक बड़ी पावरफुल डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी के नीचे हम लोग, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके नीचे हम काम करते हैं। उनके जो भी हिदायत होते हैं, असूल होते हैं, उनके ऊपर। जो आपने इस सिचुएशन के बारे में बताया है, तो ये एक पाकिस्तान का एक रवैया रहा है कि वो इसको, टेररिज्म को एक टूल एक इस्तेमाल करता है गवर्नेंस के लिए। और वहाँ पर भी दो किस्म की टेररिज्म है। एक टेररिज्म है जो कि उनको घात पहुँचाते हैं, जैसे पेशावर में हुआ। तो ये पाकिस्तान के, वो भी कहते हैं हम भी जूझ रहे हैं टेररिज्म से, तो वो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं। जो इंडिया सेंट्रिक ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसमें से मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ आपके ऊपर। जो इंडिया सेंट्रिक ग्रुप्स है, जैसे जैश ए मोहम्मद है, LET है, दूसरे हैं, तो उनको ये प्रोत्साहन देते हैं, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान आर्मी उनको सारी इमदाद देती है, सहायता देती है, ISI उनको इंटेलिजेंस देती है और उनके ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो ये जैसे अभी एक जिक्र हुआ है उनका, प्रधानमंत्री का और नवाज शरीफ जी की जो मुलाकात हुई है, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई खास टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक, अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसमें ख़राब बात कोई नहीं है। मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव बात कोई नहीं है कि हमने किया या आपने या किसी ने, कोई एक प्रधानमंत्री इस तरह किस्म का आउट ऑफ बॉक्स। नहीं, लेकिन एक बात समझिए कि जो अभी स्थितियां हम देख रहे हैं कि एक बार बातचीत होती है पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे ही कोई बातचीत होती है कि उनकी तरफ से, टेररिस्टों की तरफ से कोई ना कोई हमला हो जाता है, सरकार चाहे जिसकी हो। इस बार और हमारे यहाँ जिंदगी जाती है, तो बातचीत का फायदा क्या है? नहीं, इसका मतलब यह है कि देखिए सर, देयर दो तरीके हैं। एक आप कन्फ्लिक्ट कर लो और दूसरा आप नेगोशिएशंस करो। आजकल के ज़माने में कन्फ्लिक्ट आप कर नहीं सकते हैं, उसका नतीजा नहीं निकलेगा, तो हमको नेगोशिएशंस करनी है। और ये हमेशा पाकिस्तान का एक पैटर्न रहा है, जब कभी भी कोई नेगोशिएशन या कोई भी पीस वार्ता आगे बढ़ती है, उस समय वो, मैं उस दिन सोच रहा था, मैं 25 को भी सारे स्टूडियोज में था, कि उस दिन भी मैं पूछ रहा था कंटिन्यूसली कोई वारदात हुई है JNK में, उन्होंने कहा नहीं हुई। मैंने कहा थैंक गॉड, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने उसको थोड़ा डिले कर दिया। मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने कार्रवाई करनी थी, फर्स्ट को करनी थी इन्होंने, थोड़ा सा धमाका करने के लिए। और इस चीज को पाकिस्तान के, ये जो डेमोक्रेसी है, नवाज शरीफ उनके कंट्रोल में नहीं है सर, ना पाकिस्तान आर्मी है, ना उन्होंने पता नहीं कैसे उस समय मोदी जी को वहां आने के लिए अलाउ कर दिया और कैसे उनकी मीटिंग को कर दिया। वो थोड़ा सा उन्होंने दे दिया, उनको ढील दे दी, लेकिन उनका टोटल कंट्रोल है। उन्होंने फिर दोबारा से वो करने के बाद में, एक हफ्ते के बाद में ये कार्रवाई करके उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अभी भी फैसला जो है कॉल द शॉट्स सेना का ही है। देखते हैं हमारे दर्शक जो क्या महसूस करते हैं और उनको क्या कहना है। सबसे पहले उन जवानों को श्रद्धांजलि जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए। और नंबर 2, हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान से लड़ते हुए हमें पाकिस्तान की सेना से भी लड़ना पड़ रहा है, सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है और वहाँ के आतंकवादियों से भी लड़ना पड़ रहा है। फिर मेरी समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हैं। ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जिस प्रकार रूस और अमेरिका और इजराइल घर में घुस घुस के वहाँ के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को मारते हैं, तो क्या भारत सरकार का कोई भी, कांग्रेस भाजपा ऐसा नहीं कर सकती है? ऐसा करने में क्यों समर्थ है? क्या इन्हें सिर्फ सत्ता का ही लालच है? ये कभी कांग्रेस आ गई तो बीजेपी आ गई तो कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। देश की सुरक्षा में कुछ कदम उठाने के लिए बस इनके पास कोई वो नहीं है, एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे। ये एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, इस पंचायत में हमारे दर्शकों का कहना है। तरुण जी, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि सीधा अटैक होना चाहिए, अब लेकिन नहीं बोलते आप लोग। म्यांमार में हमने करके दिखाया है और जहां जरूरत पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। देश की सुरक्षा आंतरिक हो या बाहरी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदीप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं उसमें एक शिफ्ट हुआ है और कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान के प्रति उनका एक बड़ा
तीखा सा रवैया था वो धीमा पड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मुंबई हमले के बाद जब हमने पाकिस्तान से बातचीत करने का फैसला किया तो एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि आतंकवाद भी चलेगा और बातचीत भी चलेगी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, शपथ लेने के दूसरे दिन नवाज शरीफ से उनकी बात हुई तो उनसे उन्होंने एक बात कही थी कि गोली और बम की आवाज़ में बातचीत सुनाई नहीं देती है। उसका साफ संकेत था कि आतंकवाद बंद कीजिए तो बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद इस सरकार ने भी अपना स्टैंड बदल दिया कि आतंकवाद भी चलेगा, बातचीत भी चलेगी। उनका लाहौर जाना, नवाज शरीफ से विश्व के दूसरे मंचों पर बातचीत करना, ये एक संकेत था कि हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि बातचीत भी चलेगी और आतंकवाद भी चलेगा। लोगों को ये उम्मीद थी, बीजेपी का जो कि पिछले 10 साल में, उससे पहले भी जो पोस्चरिंग थी कि इस सरकार के आने के बाद हमारी पाकिस्तान नीति बदलेगी। हम केवल बचाव की मुद्रा में नहीं होंगे, हम आक्रामक बचाव करेंगे। ये उम्मीद लोगों को थी, वो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसकी एक निश्चित रूप से निराशा है कि सरकार की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो स्टैंड पहले लिया फिर बदला, हुर्रियत से बातचीत हो गई इसलिए बातचीत तोड़ दी, उसके बाद फिर आपने बातचीत शुरू की। तो आपको देश को ये बताना चाहिए कि गोली और बम की आवाज में कैसे बातचीत सुनाई देने लगी, क्या स्थिति में परिवर्तन आ गया। देखिए, ये बात सही है कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो शिफ्ट है वो जो बीजेपी की जो पहले की नीति थी और अब की नीति है, जहां वो कहते हैं सीधी कार्रवाई साल से बाकी सरकारों जी 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 बिल्कुल सीधी कार्रवाई की बात करते करते, और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेता एमजी वैद्य ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है उसमें उन्होंने एक तरह से बड़ा सॉफ्ट लाइन लिया है कि देखना होगा कि कौन है और क्यों हुआ है वगैरह वगैरह। यानी कहीं ना कहीं से वो भी संकेत दे रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही बेहतर हल निकाल सकते हैं। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि कोई इसका राजनयिक हल, पॉलिटिकल सॉल्यूशन है? देखिए, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये जो जब प्रधानमंत्री ने ये निश्चित किया है, जो अगर हमने भारत ने अपना पूरी तरीके से इंटरनेशनल रोल, ग्लोबल रोल, रीजनल रोल हमने अदा करना है तो अपने सब पड़ोसी से हमारे को शांति रखनी होगी, और पाकिस्तान भी उसमें है। और शांति अगर हमने करनी है तो बातचीत से हम करेंगे। दूसरी चीज है, अगर वहां से आतंकवाद के हमले होते हैं, क्योंकि हमको ये भी, मैं बिल्कुल प्रदीप जी से वाकिफ हूं इसमें, जो वहां पर की जो फौज है और खुफिया एजेंसी है उनके कंट्रोल में है जो भारत के साथ कैसे रिश्ते किए जाए, और वो टेररिज्म को, आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट अपनी स्टेट पॉलिसी का प्रयोग करना चाहते हैं और वो करते रहे हैं। परंतु इसमें भी हमको ये देखना है जो वहां भी कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भारत के साथ दोस्ती नहीं चाहते, आईएसआई और फौज के अलावा भी। अब ठीक है, हाफिज सईद को आप कहिए, लश्कर तैयबा को कहिए, जैश मोहम्मद को कहिए, सबको कहिए जो ये इनको सहायता मिलती है, परंतु जब प्रधानमंत्री वहां पर गए तो पूरे पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया। खाली हाफिज सईद ने कहा जो इनको क्यों ऐसा इस्तेकबाल इनको क्यों किया जा रहा है। दूसरी और ये भी लग रहा है कि अभी जो आज का हमला है कहीं ना कहीं हाफिज सईद के ही लोग या जैश मोहम्मद का बेसिकली किया हुआ है जी। मैं ये कहूंगा जो पंजाब में हमको शायद ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अभी हम पंजाब में जुलाई में गुरदासपुर में एक और इंसिडेंट हुआ है, और ये 2007 के बाद ये पहली मर्तबा पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के उधर इंसिडेंट हुआ है। तो हम कश्मीर में तो बहुत सतर्क रहते हैं, परंतु अब हमको पंजाब में भी सतर्क रहना चाहिए। एक और चीज है जो कि वैश्विक स्तर पर उभरी है, जिसका हम दोनों देशों को ध्यान रखना चाहिए, वो है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट का जैसे वहां पर इराक और सीरिया में इसका जो एकदम उपज हुई है और अफगानिस्तान में भी आए हैं, तो हम दोनों देशों को इसका खतरा है, और इसमें मेरे विचार से दोनों देशों को मिलकर ही काम करना चाहिए। और ये मेरे विचार से एक बात हो सकती थी जो दोनों देश कैसे कहें, जो हम बिल्कुल जितना खतरा आईएस से भारत को है उतना ही खतरा एक तरह से पाकिस्तान से भी है, क्योंकि आईएस के जो कई नेता हैं वो इस पर सीधे तौर पर बोलते भी रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी बातचीत की शुरुआत होती है, जब भी कोशिश की जाती है कि वार्ता के टेबल पर आमने सामने बैठकर
उन समस्याओं को तो कम से कम सुलझा लिया जाए जिस पर ज्यादा विवाद होने की उम्मीद नहीं है। और शायद कश्मीर को छोड़ दें तो जितने सारे हमारे विवाद हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और हमारे बीच बेहतर संबंध बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से आतंकवादी नहीं चाहते या शायद सेना नहीं चाहती। जरा एक रिपोर्ट देखते हैं कि कैसे करीब 15-16 सालों में जब भी कोशिश की गई कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए तब आतंकवादी हमले जरूर हुए। क्या लाहौर की इस तस्वीर का पठानकोट हमले से कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल पठानकोट हमले के साथ ही उठाए गए। देश की सरकार और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर बड़ी टकरार रही है कि आतंकवादी हमले के बीच पाकिस्तान से बातचीत की जाए या नहीं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भारत ने पाकिस्तान से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की तब सीमा पार से या तो कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ या बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना हरकत में आ गई। इसकी शुरुआत 1999 में तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर दौरे से हुई। फरवरी में अटल जी बस लेकर लाहौर गए, बदले में मई में कारगिल की लड़ाई हो गई। इसके बाद दिसंबर में एयर इंडिया का विमान हाईजैक हुआ और कांधार जाकर 5 खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े। हालांकि 2 साल बाद ही 2001 में वाजपेयी सरकार ने परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए बुलाया। बातचीत तो नाकाम हुई ही, बदले में संसद पर 13 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ। 2006 में तो हवाना में मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की मुलाकात से 3 महीने पहले ही मुंबई की लोकल ट्रेन्स पर हमले हुए। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए। 2007 के मार्च में आतंकवादी विरोधी प्रक्रिया की पहली संयुक्त बैठक हुई और अगस्त में हैदराबाद में दोहरे धमाके किए गए, जिनमें 42 लोगों की मौत हुई, करीब 55 घायल हुए। 2008 में तो एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। जून में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आने वाले थे और उससे पहले मई में जयपुर में सिलसिलेवार हमले हुए, 50 से ज्यादा जानें गईं। लेकिन अगस्त में श्री मनमोहन सिंह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी से कोलंबो सार्क समिट में मिले, पर फिर से नवंबर में मुंबई हमलों को अंजाम दिया गया, जिनमें 165 लोग मारे गए। मोदी सरकार बनने के बाद भी बातचीत की पहल और आतंकी हमलों का वही समीकरण जारी है। श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलावा भेजा गया। काठमांडू सार्क समिट में पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें भी आई। रूस में उफा में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। पेरिस में भी दोनों नेता मिले, जिसके बाद विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची। और अब साल 2015 खत्म होने से पहले अफगानिस्तान से लौटते ही प्रधानमंत्री अनायास ही लाहौर चले गए, जहां वो शरीफ से मिले। और अब पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि गले मिले लेकिन दिल नहीं मिले, और आम जनता की प्रतिक्रिया ऐसी हो ही सकती है। अनिला जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बीजेपी और संघ के लोग बार बार कहते थे कि सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, अब वो उनका भी ज्यादा जोर ये है कि बातचीत होनी चाहिए। देखिए, आज के युग में अगर हम सीधे हथियार उठा लें बिना बातचीत किए तो वो दोनों ही जो नेशंस हैं उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान माल का दोनों। तो सबसे पहले तो होशियारी अक्लमंदी इसी में है ना कि पहले आप वार्ता करें, बात करें, और अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो कहीं कमजोर है, किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। परंतु अगर हम राजनीतिक लेवल पर देखते हैं तो वार्ता जो है वो एक पहला कदम है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी अगर लेकिन आप देखिए ना कि इसके पहले 1-1.5 साल से बीजेपी की सरकार है, तब आपकी भाषा ये है कि पहले डिप्लोमेटिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी भाषा ये थी कि एक सर काटते हैं तो 10 सर काटते हैं। बदलाव आया है, मैं नहीं कहता हूं ये बुरा है, लेकिन इस बदलाव को जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि जब कभी देश में आतंकवादी हमला होता है लोगों को ये एक अघोषित युद्ध की तरह लगता है। नहीं, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं और ब्रिगेडियर कपूर मेरी बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार का जब भी कोई हमला होता है, और जैसे आपने कहा कि अगर एक सर कटेगा तो उसके बदले हम 10 सर काट के लाएंगे, और आज भी हम उस बात पे स्टैंड करते हैं, हम भी करते हैं, हमारी फौज भी उस बात पे स्टैंड करती है।
पर अगर हाँ इस बात पे नेचुरली हम नहीं एकदम से कर सकते कि कोई भी बात हो और सीधे हम वॉर डिक्लेयर कर दें। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत बेचैन भी हो रही थी जवाब देने के लिए जब खान साहब अपनी बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक हो रहे थे। यहाँ पर मैंने शुरुआत में भी कहा था ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे इसको हमें राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए, उससे ऊपर करना चाहिए। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगी, नहीं तो जैसे कहते हैं ना मुझको मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। अगर आपको याद हो 1971 का जब वॉर हुआ था, ब्रिगेडियर कपूर यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे फौजियों ने किस प्रकार से लड़कर और पूरा एक विजय हासिल करी थी। और भुट्टो साहब का और मैडम गांधी, इंदिरा गांधी जी की बातचीत हुई थी और हमारी फौज जो है पाकिस्तान में भी अंदर तक घुस गई थी। और भुट्टो जी ने कहा कि नहीं ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें कही कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और उसके बदले में इन्होंने 93,000 जो POWs थे वो भी वापस कर दिए थे। और उसके बाद चाहे वो कश्मीर का मसला रहा हो चाहे कुछ रहा हो, भुट्टो जो है अपनी बात से पीछे पलट गए थे। तो ये जो मैं कहूंगी ये कांग्रेस की फितरत है कि वो कुछ करती है, भुगतना पड़ता है हमारे देश को। ये चीज मैं लेकर नहीं आने वाली थी। 2013 में जितने LOC पे अटैक हुए अभी तक नहीं हुए हैं, तो ये आंकड़ों में मैं ना जाऊं तो बेहतर है खान साहब, नहीं तो बहुत पूरी ये जो कार्यक्रम है बहुत एक गंदा स्वरूप ले लेगा। मैं नीले जी की बात का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सन 71 में जंग हुई, हमारे साथ जनरल साहब बैठे हैं, क्या उसकी फाइनल मॉडलिटीज़ के किस तरह से कितने फौजी वापस हुए क्या हुए इसमें ना जाएं। आज आप इस पे बात करें कि पठानकोट में जो अटैक हुआ, और जो आप कह रही हैं कि जो 2013 में सीज फायर वायलेशन हुआ, आपको मालूम है 1.5 साल में 900 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है बॉर्डर पे कश्मीर की तरफ से, और जिन्हें कितने इस तरह के अटैक्स हो चुके हैं हमारे, जिन्हें 100 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं, अनगिनत फौजी मारे जा चुके हैं। अभी कर्नल सुभाष पिछले महीने शहीद हुए हैं, 1-1.5 महीना हुआ है, और अब ये 3 फौजी। तो हम ये नहीं कहते, हमेशा से पाकिस्तान की हरकत रही है, आपका स्टैंड एक ये रहना चाहिए। मैं आज फिर कहता हूं आपसे कांग्रेस की तरफ से कि बातचीत ही हल है, बातचीत से ही बात खत्म हो सकती है या रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपका ये स्टैंड 10 साल से कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये गलत था। आपने नुकसान करा देश का 10 साल तक। ये अनिल जी बात पूरी हो जाए फिर आप कहना 10 साल तक। हम तो आपसे फिर कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए, और हम अब भी कहते हैं हम वार्ता करेंगे, और वार्ता से अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसका जवाब देना भी हमें अच्छी तरीके से बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ 10 साल तक आपने देश का नुकसान किया पार्लियामेंट में और बाहर, आप कहते रहे। एक बात मेरी पूरी हो जाए, हम मात्र 18 महीने से आए हुए हैं। अगर उन्होंने गलत किया तो आप वो गलती क्यों दोहरा रहे हैं? ना हम नहीं कर रहे, आप भी वही मांग कर रहे हैं। मैं मेरी बात तो सुनिए, जब तक आतंकवाद चल रहा है बातचीत नहीं होनी चाहिए। वही मैं बात इनको अब कहने जा रहा था, जो बात आपने सवाल उठाया है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का एजेंडा होना चाहिए, बातचीत की स्ट्रैटेजी होना चाहिए। खुफिया बातचीत नहीं होना चाहिए कि काठमांडू बैंकॉक में जाके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी और पाकिस्तान के काउंटर पार्ट वहां पर खुफिया बातचीत हुई, शायद 1 महीना हो गया। आज तक देश को यही नहीं पता बैंकॉक में बातचीत क्या हुई। पेरिस में नरेंद्र मोदी जी, नवाज शरीफ जी ने खुफिया बातचीत करी, आपने बताई नहीं। देश को जरूरी है बताना कि क्या क्या एजेंडा रखा। आपने हाफिज सईद पे बातचीत करी, आपने दाऊद पे बातचीत करी, आपने 26/11 पे बातचीत करी। बताएं एजेंडा, आप पहले डिफाइन करें फिर बातचीत करें। सिक्योरिटी के एजेंडा की कमी दिखती है। एक के बाद एक कांग्रेस के मसले सामने रखने लगूं और आपसे पूछने लग जाऊं ये मसले सामने क्यों नहीं डिस्कस किए गए, तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान से जब आप फॉरेन पॉलिसी को डील करेंगे, आप पहले ये डिफाइन करिए, आप कंफ्यूज हैं अभी तक 1.5 साल से, क्या आपकी पाकिस्तान जनता पार्टी बिल्कुल प्रति क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी है? पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलती है। इंटरनल सिक्योरिटी हुई या हमारी जो सेनाओं का मसला होता है, चाहे वो बॉर्डर का हो, तो ये उनका मैटर भी है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, केवल पॉलिटिकल मामला नहीं है। और इसलिए हम ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब से एक बार फिर जी डायलॉग, डेलिब्रेशंस, इंगेजमेंट, बातचीत बहुत जरूरी है। उसका सोल एम होना चाहिए देश का हित, बस ये कहना चाहता हूं। देश का हित अच्छी बात कह रहे हैं, परंतु आप खुद देख लें, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947, सबसे पहले गलती कहां हुई? आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने करी, जब लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने एज ए गवर्नर जनरल जो है इनवाइट कर लिया था। अगर मैं उससे पहले, आपका आइडियोलॉजिकल मेंटोर आरएसएस है,
अगर आरएसएस की हिस्ट्री में मैं चला जाऊं ना, अगर आजादी से पहले आरएसएस का क्या रोल था, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कौन कौन ब्रिटिशर्स का गवाह बनता था? देखिए ये जैसे जैसे हम इस बातचीत को पीछे ले जा रहे हैं, दर्शकों की तरफ से मुझे प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। जरा दर्शकों से हमारी बातचीत कराएं। लोगों से, दोनों आदमी से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो कांग्रेस जो इतना दिन राज किया और क्या बात किया और उसका क्या एजेंडा बनाया, और उस एजेंडे को उसने आगे बीजेपी को दिया कि हमारी एजेंडा ये है, आपकी एजेंडा क्या है, उसने मांगा। अगर बीजेपी ने अपना एजेंडा बनाया तो आप दोनों आदमी बैठ के उस एजेंडे के बारे में उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? नंबर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सिन्हा जी, हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ तरुण चुग जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव। तरुण जी, आपसे सवाल किया है। निश्चित रूप से जो मेरे दर्शक हैं उनसे मेरी विनती है कि विदेश नीति का जो भी परफॉर्मा होता है वो एक बार तय है, उसको बदलने का अधिकार किसी पार्टी को नहीं है। वो एजेंडा तय है, उसी के एजेंडे के अंतर्गत ही बातचीत हो रही है। बीजेपी ने आके कोई एजेंडा चेंज नहीं किया है, लेकिन हमारी स्पष्टता है कि आतंकवादी हमलों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकवादी घटनाओं का हम पूरी कठोरता से उसकी निंदा करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। और जिन वीर सैनिकों ने कल की, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इतने दिनों से बातचीत हो रही है और इस बातचीत का नतीजा क्यों नहीं निकलता? ये हमेशा ये सवाल उठता है कि मेरे को सुबह से मैं सुन रहा हूँ कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे को नहीं समझ आता कौन सा मुंह तोड़ जवाब है, कौन सी गवर्नमेंट ने दिया है और कैसे देंगे। मुंह तोड़ जवाब ये नहीं है कि सिर्फ आपने शेलिंग कर दी। ये दिखाई दे रहा है कि जो मेन कश्मीर है वहां से उनका जो वो कहीं ना कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं और पंजाब की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति दिखाई देती है? बेसिकली मेरे ख्याल से वो थिएटर ऑफ ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें शैलेश जी, जो उन्होंने कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, और जो पहले प्रश्न पूछा गया है और आपका जो प्रश्न था, जो इसका समाधान क्यों नहीं निकलता है, मेरे विचार से एक कारण है क्योंकि पाकिस्तान अगर आतंकवाद का साथ छोड़ दे तो तब इसका समाधान निकल सकता है। और हमारी तरफ से जो आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भाई हमारे लिए कश्मीर बहुत जरूरी है और कश्मीर का मसला अगर हल नहीं होगा तो फिर हम तो कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कश्मीरी जो है अपनी आजादी के लिए कर रहे हैं। देखिए, दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगा, इसको ही आगे ले जाकर जो उन्होंने बताया, जो अब थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिशन दे दी गई है जो हमारे आर्मी यूनिट्स हैं बॉर्डर पर, मतलब जो आपने जवाब देना है वो रिएक्शनरी नहीं देना है केवल उसी जगह और उसी उसमें लेवल पर, आप कहीं भी कर सकते हैं। मेरे विचार से इस वजह से वहां के जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, उनके ऊपर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो भी थोड़ा ज्यादा शांति के लिए प्रतिबद्ध होंगे। परंतु जैसा वो है, एक मैं जरा और कह दूं, जो कश्मीर का जो मामला है वो तो हमारे लिए, वो उनके लिए मिलिट्री का मामला होगा, हमारे लिए आइडियोलॉजिकल है। क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हम किसी देश को अपना, क्योंकि वो कश्मीर को क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड वैली है, इसीलिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि कश्मीर को आजाद करो। वो अभी तक तो ये नहीं कह रहे कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ये नहीं कहता, वो ये सीधे कहता है कि कश्मीर की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। बहरहाल प्रदीप जी, ये जो जिस तरह से राजनीतिक मामले हमारे यहाँ चलते रहते हैं और उस बीच में अटैक हो जाता है, कभी सिविलियन कभी सेना के लोग, इस बार हमारे 3 जवान मारे गए हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको कि हमने बहुत कोशिश की, NIA बना लिया, अलग अलग एजेंसीज बना ली और अलग अलग पोस्ट क्रिएट किए, पर उन सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि करीब करीब 1990 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भी चल रहा है। नहीं, देखिए, वो ब्रिगेडियर साहब जो बात अभी कह रहे थे बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी कमी जो है वो कोऑर्डिनेशन की है। चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर लें, अलग अलग एजेंसीज जो हैं उनके बीच में, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और BSF हो या आर्मी हो उसके बीच में, तो कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा प्रॉपर, तब तक सूचना मिलने पर भी उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये जो एक्शन हुआ है ये थोड़े से कोऑर्डिनेशन से हुआ है। ज़्यादा होता तो शायद बेहतर एक्शन हो पाता, शायद ये 3 लोग जो हमारे फौजी मारे गए हैं वो न मारे जाते। लेकिन पाकिस्तान कभी आतंकवाद का रास्ता
नहीं छोड़ेगा, ये हमको मानकर चलना चाहिए। और उसका हल मुझे लगता है कि दो ही हैं कि आप बातचीत करते रहिए और अपनी ताकत इतनी बढ़ाइए कि पाकिस्तान हमसे लड़ने का या हम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सके। दर्शक भी जो हैं काफी उतावले हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी, बात अभी यह निकली कि कन्फ्लिक्ट तो हम करना नहीं चाहेंगे और बातचीत का जो हश्र है वो सबके सामने है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि कब तक सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा और कब तक हमारे जवान देश की सीमाओं पे शहीद होते रहेंगे, मरते रहेंगे? अशोक जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि ये एक तरह का गुस्सा तो है लेकिन पॉलिटिकल सवाल है। जी देखिए, इस मेरे विचार से जो उन्होंने प्रश्न पूछा है बिल्कुल ठीक सही प्रश्न है और मेरे ख्याल से इसका जो उत्तर है वो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगा। जैसे एक तो आप बातचीत करते रहिए, बातचीत को आप चलते रहेंगे। दूसरा है अब आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए जो हम रोबस्ट एंगेजमेंट करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा करेंगे। परंतु जैसे अब पिछले साल 1.5 साल में जो सुना है, अगर आप पाकिस्तान की अखबारें देखें तो उसमें आपको मालूम चलेगा जो वहां पर नुकसान हुआ है, जो वहां पर क्षति पहुंची है, लोगों के जितने लोग मरे हैं, जितनी उनकी माल हानि वो हुआ है, वो यहां के बनिस्बत काफी ज्यादा हुआ है। तो उनको भी इसका प्रेशर महसूस हो रहा है। देखिए, आप कारगिल में भी देखिए 1999 में जब वहां से अटैक किया गया था, तो यहां से जो हमने अटैक लॉन्च किया उसी की वजह से नवाज शरीफ जो थे 4 जुलाई के दिन जो अमेरिका का नेशनल डे होता है, जाकर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिले थे, जो आप भारत से कहिए हमारे ऊपर ये वाला अटैक करना बंद कर दीजिए क्योंकि हम इसको सह नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी चीज है जो आप उसके ऊपर अटैक ऐसे करिए जिससे उसको भी इसका दर्द महसूस हो, इसका पेन महसूस हो। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही है, अपने को इतना बढ़ाइए ऊपर, आर्थिक स्थिति अपनी इतनी अच्छी करिए, अपनी पॉलिटिकल जो आप जैसे आप कर रहे हैं, अमेरिका के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, यूरोप के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी हो रही है, जिससे उनको भी ये हो जो अगर हम भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे, तो इसमें हमारा फायदा होगा। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान ये जानता भी है कि चाहे हमारा व्यापार जो है खुले तौर पे नहीं होता हो, लेकिन बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें यहीं से जाती हैं और वो बॉर्डर पे रोक भी नहीं पाते हैं, ना हम रोकने की कोशिश करते हैं। शायद ये एक अघोषित मैत्री जो है वो चलती रहती है। पर सबसे गंभीर सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसको किस तरह से रोका जाए। हमारे दर्शकों के पास अगर कोई सवाल हो हमारे पैनल से तो मैं चाहूँगा कि आप पूछें। मैं यही पूछना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर की मांग कर रहा है, ये आर पार की लड़ाई का अंत कब तक और कितने हमारे जवान, सेना के जवान कब तक शहीद होते रहेंगे? ये पार्टी पॉलिटिक्स कब खत्म होगी और कब हमारे शहीदों को इससे राहत मिलेगी? राहत मिल जाएगी। तरुण चुग जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, अगर कोई जवाब है तो। बिल्कुल जवाब है। हम लोग ये निश्चित रूप से एक सेना के जवान जब जाता है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए जैसे मिस्टर कपूर ने अभी बताया कि हमारी सरकार आने के बाद हमने वहाँ चौकियों को निर्देश दिए हैं कि एक चौकी से हमला होता है तो उसका कड़ा तोड़ जवाब दीजिए, और दूसरी तरफ ये वहाँ पर वहाँ का नुकसान भी बता रहा है कि वहाँ पाकिस्तान में भी इस चीज़ की खलबली मची है कि भारत में एक ऐसी सरकार आई है जो आतंकवादी हमला हो या सेना की चौकी पे हमला हो उसका मजबूती से जवाब दे रही है, और यही रास्ता है। और मेरे को पूरा यकीन है कि मोदी जी के इस समय ये हल निकलेगा और पाकिस्तान इस सब चीजों को समझेगा। कपूर साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार है हल निकल जाए? एक मजबूत मैडम साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा ये कब तक चलता रहेगा और सिलसिला और क्या इसका समाधान है। मेरे हिसाब से जो इसका समाधान ये है कि इंडिया को ऐसी चीजें करनी चाहिए जो पाकिस्तान को हर्ट करें, और वो हर्ट ऐसे करेगी, आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मिलिटरीली स्ट्रांग होना पड़ेगा और पॉलिटिकल विल होनी पड़ेगी, और उसमें कंसेंसस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अभी आपने देखा है कि पेरिस में हमला हुआ है या दूसरी कंट्री, वहां पे सब लोग, ऑपोजिशन, एवरीबॉडी, दे कम टुगेदर, और उन्होंने कैसे एक दिन के अंदर 200 रेड किए,
1000 आदमी पकड़े। यहाँ हिंदुस्तान में हम कर सकते हैं ऐसे? आज अगर वहां पर आतंकवादी वहां घूम रहे हैं, आप जाके करके देखिए जरा, तो वो एक पार्टी करेगी, दूसरी उसको प्रोटेस्ट करेगी, दूसरी करेगी, ये मतलब सभी के साथ है। तो वो जब तक हम इन चीजों से राइज नहीं करेंगे, और मैं ये हमेशा, अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा उन्होंने अभियान किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बट थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए। और हमको इकोनॉमिकली कर रहे हैं स्ट्रांग वो, बट मिलिटरीली जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, वो कहते हैं पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। बात कही है आपने। मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं चाहूंगा कि एकदम एक त्वरित जो टिप्पणी हो सकती है, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। जी, जैसा देखिए, अभी मोदी जी जब गए थे लाहौर में, उन्होंने कहा जो हमारे लोग मर गए, ना जमीन मिली ना जन्नत मिली। पाकिस्तान को उन्होंने कहा ना जमीन मिली ना जन्नत मिली। उनका मैसेज क्लियर था, आप कितना भी लड़ते जाइए ना आपको कश्मीर मिलेगा, आपके लोग शहीद होते रहेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बेहतरी यही है जो आप हमारे साथ दोस्ती करिएगा। और मेरे विचार से ये मैसेज उनको जाना चाहिए, जो दोस्ती में ही उनका भविष्य छिपा हुआ है। एक सवाल लोगों ने ये उठाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम करें। देखिए, हम तो हेल्दी अपोजिशन की तरह, जहां सरकार की गलती होगी भाजपा की, हम जरूर आवाज उठाएंगे, लेकिन जहां हमारी मदद की जरूरत है हम बिल्कुल मदद करेंगे सरकार की। एक बात और है, सीमा पर क्या विवाद है? देखिए, सीमा पर तो सैनिक हैं, वो किसी दल के नहीं है। नहीं, हम जो सरकार होती है उसके साथ होते हैं। चलिए जी, इस पे कोई विवाद नहीं है। दुनिया की सबसे डेमोक्रेटिक सेनाओं में से एक है। पाकिस्तान की तरह भी नहीं है कि सेना कहीं हस्तक्षेप करती है। सरकार की सिर्फ नीति अगर कहीं गलत होती है तो उस पे हमारा विवाद है, हम उसको अपोज करेंगे। मैं एक बात, आप कहते हैं कि मोदी जी का लाहौर जाना या बातचीत करना गलत? वही मैं नेक्स्ट कहना चाह रहा था कि लाहौर जिस तरह से मोदी जी गए हैं, नवाज शरीफ साहब से उनकी फोन पे बात हुई और वहां पहुंच गए, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान ने मोदी जी को बड़े गर्मजोशी से उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया, और पूरी दुनिया में मैसेज गया, पूरी दुनिया की मीडिया पे चली कि भाई हमने तो बुलाया नरेंद्र मोदी साहब को और हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, अपनी इमेज अच्छी कर ली, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत खराब इमेज हो चुकी थी अभी तक, अपनी इमेज अच्छी कर ली और दुनिया में एक मैसेज भेज दिया, और उसमें मोदी जी फंस गए उस चाल में पाकिस्तान की। ये भी सवाल है जी, क्या लगता है आपको? नहीं सुलेमान जी, देखिए शैलेश जी, आप भी जानते हैं और आप सब लोग यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार से जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी छवि सुधारनी थी, इसलिए मोदी साहब को उन्होंने आने दिया। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हो सकता है कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप प्रेशर में हो, लेकिन क्या वहाँ की सेना और ISI ये भी प्रेशर में है? देखिए, निश्चित रूप से एक बीच बीच में समय आता रहता है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता है, तब वो बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। एक नतीजा तो हम लोगों ने देखा कि आतंकवाद को जो वो बढ़ावा देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, शायद उसी में से कुछ लोग खुद पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तरुण चुग साहब, ये मसला सामने है कि किस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक साथ बैठे, और जैसा हमने फ्रांस में देखा कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सब एक हो गए, एक स्वर में बोलने लगे। इमरजेंसी लागू करने की बात आई, किसी ने विरोध नहीं किया। क्या हमारे यहां भी ऐसी स्थिति आ सकती है? बिल्कुल आ सकती नहीं, आई थी। जब 71 में वॉर हुई थी, तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की प्रधानमंत्री को दुर्गा कहा था और युद्ध के लिए उसका पूरा समर्थन किया था। मैं एक आखिरी बार दर्शकों से पूछना चाहता हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप सवाल पूछें, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी सभी पार्टियां कम से कम देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक हो जाएंगी, कृपया जो समर्थन करते हैं वो अपना हाथ उठाएं। जिनको लगता है कि एक हो जाएंगी, मैं नहीं, हो जानी चाहिए तो एक बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको भरोसा है कि वो एक हो जाएंगी? नहीं हो सकती। यानी आपको देखिए भाई, मैं सभी पॉलिटिकल लोगों से एक बात बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुना है वो आप पे बहुत विश्वास नहीं कर रही है। वो आपसे और ज्यादा उम्मीद करती है कि आप मिलकर काम करें, कम से कम देश के जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो मुद्दे हैं। हमारे प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। तरुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिला जी, अशोक जी, खान साहब, प्रदीप जी और कपूर साहब,
आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।